हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त रवि एक बार फिर से नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और आज का लेक्चर हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो इसलिए सारे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का हम पोटेंशियल के सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सारी लेक्चर्स की सीरीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और डेडिकेटेड है सीबीएसई 2025 के बच्चों के लिए। ठीक है, और मैं आपको बात बता दूं कि आजकल जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है वही नीट का सिलेबस है, इसलिए जो क्वेश्चंस मैं आपको यहां करवा रहा हूं वो इक्वली आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। किसके लिए? नीट के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम कोर कंसेप्ट को कवर करेंगे, फिर एनसीईआरटी को कवर करेंगे, इसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैं साथ साथ लेक्चर में आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन यहां आया हुआ है, ये क्वेश्चन यहां, और इसके बाद बेसिक टू एडवांस जो हम कवर करेंगे। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ साथ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट खराब करते हुए। सबसे पहला टॉपिक, द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखिए, जब आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात करते हो तो नाम जो है इक्वी, इक्वी का मतलब क्या होता है? सेम। अगर आप इक्वी वर्ड का मतलब देखोगे तो इक्वी वर्ड का जो मतलब होता है वो मतलब होता है सेम। और अगर आप इसके बाद बावजूद पोटेंशियल की बात करोगे तो आप पढ़ के आए हो कि पोटेंशियल क्या होता है, तो मतलब सेम पोटेंशियल। और सरफेस का मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे, उसको हम क्या कहेंगे? इक्वी पोटेंशियल। मतलब अगर आप इसके बेसिक की बात करोगे तो ये वो सरफेस है जिसके प्रत्येक पॉइंट की जब बात करोगे तो प्रत्येक पॉइंट पे आपका क्या रहेगा? पोटेंशियल सेम रहेगा। तो बड़ा मजेदार टॉपिक है। देखिए, तो क्या कहेंगे? ए सरफेस एट विच all point have same potential, all point have same potential। हैव सेम पोटेंशियल। तो देखिए, ये बन के आ गया टॉपिक आपका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन जो है 100% बन के आता है। एक ऐसा सरफेस एट विच ऑल पॉइंट, द सरफेस ऑफ विच ऑल पॉइंट हैव ए सेम पोटेंशियल, जिसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम मिलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब मान के चलिए, मैं आपको एक बात समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक ये सेल है, ये कौन है? सेल है। और दूसरा नाम क्या होता है इसका? कंडक्टिंग स्फीयर। याद रखना भाई, कंडक्टिंग स्फीयर इसका नाम होता है। और तीसरा नाम क्या होता है इसका? मेटेलिक स्फीयर, दैट इज मेटेलिक स्फीयर। तीसरा नाम ये होता है। बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस 2024-25 के साथ में आपको ये करवा रहा हूं पूरी सीरीज, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो नीट के भी कोर्स, केमिस्ट्री का भी कोर्स, सारे कोर्स आपके लिए लेके आएंगे। जो सेल है, आपको इसका पहले मैं कंसेप्ट करवा चुका हूं। मैंने कहा था कि किसी भी सेल के अंदर जो चार्ज होता है वो 0 के बराबर होता है। अगर आप इसको बाहर से कोई चार्ज दे भी दोगे तो वो चार्ज केवल इसकी आउटर बाउंड्री के ऊपर फैल जाएगा। ये मैं आपको पहले बात बता चुका हूं, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि अगर किसी भी सेल को अगर आप चार्ज देते हो, उस सेल हो सकता है, कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है, मेटेलिक स्फीयर हो सकता है, 3 बातें हो सकती हैं। अगर आप इसको बाहर से कोई चार्ज देते हो तो अंदर चार्ज नहीं ठहरेगा, उसके आउटर सरफेस के ऊपर दौड़ के चार्ज आ जाएगा, जैसे टिंग 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 ऐसे बाहर दौड़ेगा और बाहर पूरे सरफेस के ऊपर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। तो अंदर चार्ज क्या रहेगा? 0। अगर अंदर चार्ज 0 है तो इसका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। और ये क्वेश्चन बार बार नीट के अंदर पूछा गया, सीयूईटी के अंदर पूछा गया, और इसके साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, कि किसी सेल, कंडक्टिंग स्फीयर या मेटेलिक स्फीयर, तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है भाई? 0 के बराबर होता है। अब अगली बात सोचिए, इसके बाद सोचिए। अब कोई बच्चा सोचेगा ना जी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल भी 0 है जी। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल है उसका फार्मूला क्या हो गया? K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में R। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, उसमें भी तो चार्ज का इंक्रीमेंट होता है, इसलिए इसके कारण यहां भी चार्ज है तो पोटेंशियल 0 हो गया। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल रॉन्ग बात है। ऐसी बिल्कुल बातें आपको याद नहीं करनी है, गलत बातें होती है। इसके पूरे सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि ये किसका एग्जांपल है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल है दोस्तों। याद रखना, मैं फिर से बताता हूं, ये सेल, ये कंडक्टिंग स्फीयर, ये मेटेलिक स्फीयर, ये पूरा स्फीयर आपका कैसा है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, जिसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम।
मान लीजिए स्फीयर की रेडियस r थी, तो इसका पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा, इसके पूरे सरफेस के पोटेंशियल का फार्मूला होगा दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय में r के बराबर रहेगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा सोचे मैं यहां पे एक पॉइंट मानता हूं जिस पॉइंट को a बोल देता हूं, तो a पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, और मैंने ये भी बता दिया कि यहां से दूरी r है, मैं खुद बता रहा हूं, मैंने खुद ने बताया, देखिए मैं सच में बता रहा हूं भैया, सच में बता रहा हूं कि ये दूरी क्या है, r है। तो कहते हैं कि a पॉइंट का बताओ, तो v एट ए, तो बच्चे कहेंगे जी k इंटू क्यू, और बटे में छोटा नहीं बड़ा आर, मूर्ख। क्यों? क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। कोई कहते जिसके सेंटर पे बता दो, इसके सेंटर सी पे, अब तो कहोगे जी मजेदार बात आ गई है, सेंटर की बात है, आप कहोगे जी आर जीरो है तो इसलिए पोटेंशियल क्या जीरो, बिल्कुल जीरो नहीं, फिर से क्या हो जाएगा, के क्यू बाय में आर के बराबर हो जाएगा। तो इस पूरे सरफेस के किसी पॉइंट को सिलेक्ट करो, उसके पोटेंशियल का फार्मूला वही होगा जो सरफेस का फार्मूला है। जैसे सरफेस पे कितना है, के क्यू बाय आर, तो कोई भी पॉइंट उठाओगे तो वो सारे पॉइंट उस सरफेस के अंदर हैं, तो सभी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय में कैपिटल आर सरफेस वाला। हाँ, अगर कोई पॉइंट यहां बाहर आ गया जो इससे दूरी आर के ऊपर है, अब ये स्फीयर के अंदर नहीं है, इस सेल के अंदर नहीं है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा भाई के क्यू डिवाइडेड बाय में आर। ये बात बिल्कुल मानने लायक है। ठीक है, तो इसका मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसकी तरह काम करता है, इट इज एक्ट लाइक अ सरफेस एट विच ऑल पॉइंट हैव सेम पोटेंशियल। एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, उसी को हम क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, और इस पे क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, चलिए चलते हैं। अब देखिए, मान लिया जाए कोई आपके पास पॉइंट है, इस पॉइंट से इस तरफ भी चार्ज निकलेगा, इस तरफ भी चार्ज निकलेगा, इस तरफ भी 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 निकलेगा, इस तरफ भी, और जब इन सभी को मिला दूंगा तो एक ऐसा बन गया स्फेरिकल, इसका नाम क्या हो गया, स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और जो स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसका जो सोर्स होता है, वो जो सोर्स होता है वो क्या होता है, पॉइंट चार्ज होता है। पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू की फॉर्म में बन के आता है कि अगर आपके पास कोई सोर्स है, उसका पॉइंट चार्ज, तो उसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल। अब यहां पे मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, बड़े मजेदार तरीके से इस बात को समझिए, बड़े इजी से टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लिया जाए यहां पे हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की। अब आप सभी को पता है पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकली, 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 पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकल रही है। अगर पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो रही है, ऐसे सभी को पता है कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जाके खत्म होती है। ठीक है, अब इसके चारों ओर सरफेस बन रहे हैं ऐसे स्फेरिकल, क्योंकि कैसा है, ये पॉइंट सोर्स है, और पॉइंट सोर्स के चारों ओर कैसे सरफेस बन रहे हैं, ये सरफेस जो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सरफेस आपको कैसे मिलेंगे, इक्वी पोटेंशियल, दैट इज ये सारे सरफेस जो स्फेरिकल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे सरफेस कैसे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अब ध्यान से समझिएगा जरा, ये सारे सरफेस कैसे हैं, इक्वी पोटेंशियल है। क्या निकल के आया, आगे ध्यान से देखिएगा। अब क्या हुआ, एक सरफेस तो ये रहा, दूसरा सरफेस ये रहा, और तीसरा सरफेस ये रहा, तीन सरफेस हो गए फर्स्ट। अब मैं आपको बता दूं, ये पहला अलग इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, दूसरा अलग इक्वी पोटेंशियल सरफेस और तीसरा अलग है। पहले पूरे, अगर मान लिया पहले सरफेस का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, दूसरे का पोटेंशियल अलग से हो गया दैट इज 30 वोल्ट, मान ले इसका हो गया कितना, 40 वोल्ट के बराबर। तो मैं आपको बता दूं कि इस सरफेस के अंदर आने वाला प्रत्येक जो पॉइंट है, उस प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल कितना रहेगा, 10 वोल्ट रहेगा। प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, 10 वोल्ट। इसके ऊपर कोई भी, यहां पे एक पॉइंट ले लिया, यहां पे पॉइंट ले लिया, या यहां पे ले लिया, या यहां पे ले लिया, यहां पे ले लिया, यहां पे ले लिया, यहां पे ले लिया, या यहां पे ले लिया, प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, 10 वोल्ट रहेगा। बट इसके बाहर वाली लेयर का पोटेंशियल जरूरी नहीं है आपका 10 होगा, वो पोटेंशियल अलग हो सकता है। मान लिया जाए इस पोटेंशियल को V1 बोला है, इस पोटेंशियल को V2 बोल दो, और इस पोटेंशियल को V3 बोल दो, ऐसे। तो इसका पूरे सरफेस का पोटेंशियल क्या रहेगा, V2। यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, किसी पॉइंट को उठा लो, कोई पॉइंट उठा लो, तो उसका पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम।
ठीक है, तो ये बात आपको याद रखने की है, ये आपको पता करने की बातें हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है। बच्चे क्या समझते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब है जी इसका पोटेंशियल भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम। ऐसा बिल्कुल गलत बात है। ये अंदर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, बाहर तीसरा है। अगर पहले इक्वी पोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल V1 है तो उसके पॉइंट, कोई भी पॉइंट उसके सरफेस पे उठाओ, सभी का पोटेंशियल V1 रहेगा। बाहर दूसरे का V2 है तो सभी का पोटेंशियल क्या रहेगा, V2 रहेगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट, अगर हमारे पास ये कोई लाइन सोर्स है तो इन सभी सोर्स से एक एक चार्ज निकलेगा इस प्रकार से, इसको मैं ऐसे मिला दूं, इसी प्रकार इस तरफ निकलेगा और इसको मैं मिला दूं और सभी को इस प्रकार से मिला दिया तो ये सोर्स कैसा था, दैट इज लाइन सोर्स। कैसा सोर्स था, लाइन सोर्स। और लाइन सोर्स कैसा इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाता है, सिलेंड्रिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दैट इज सिलेंड्रिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस की फॉर्मेशन करता है। तो पॉइंट चार्ज किसकी बनाता है, दैट इज स्फेरिकल को बनाता है, और सिलेंड्रिकल किसको बनाता है, लाइन सोर्स से बनता है। तो आपको दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बताए और दोनों का सोर्स बताया मैंने किस प्रकार से होगा। पहले इसकी बात करते हैं, तो इसके लिए कैसा सोर्स चाहिए, पॉइंट सोर्स, और इसके लिए कैसा चाहिए, लाइन सोर्स चाहिए। तो ये बातें मैं बार बार कह रहा हूं कि एमसीक्यूज जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज, उनके बारे में भी मैं साथ साथ बातें कर रहा हूं। तीसरा होता है प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दैट इज थर्ड, प्लेन। उसके लिए सोर्स जो है, उसके लिए सोर्स जो कहां होना चाहिए, इन्फिनिटी पे होना चाहिए। जैसे सन है, सन से कोई भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वेव फ्रंट आएगा, ऑप्टिक्स में बात करेंगे हम, उससे कोई भी आएगा क्योंकि सन हमारे से इन्फिनिटी दूरी पे है। इस प्रकार से अगर कोई इन्फिनिटी दूरी पे है और इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है तो उसके लिए जो सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, दैट इज प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इस प्रकार से ये रहा, इसको हम क्या कहेंगे, प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो अलग अलग टाइप के इक्वी पोटेंशियल सरफेस मैंने बताए। सबसे पहला स्फेरिकल, इसके लिए हमें कैसा चाहिए, पॉइंट सोर्स चाहिए। दूसरा लाइन सोर्स में कैसा बनाया, सिलेंड्रिकल। और तीसरा प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस जिसके अंदर सोर्स कहां होना चाहिए, इन्फिनिटी पे। ये सारी बातें पूछी गई हैं कि जब एक सोर्स इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है तो कैसा इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा, तो वो बनेगा प्लेन। और ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कंपिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसलिए मैं आपको बार बार वही बातें बता रहा हूं जो कंपटीशन में आती हैं और जो पेपर में आती है, जो सीबीएसई बोर्ड में आती है। मैंने पहले भी कहा था कि एक बार मैंने पढ़ा दिया, इससे बाहर कोई भी सीबीएसई बोर्ड का टॉपिक नहीं आएगा। तो साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठे, आपका कल्याण निश्चित तौर पर होगा। इसके बाद अगला इक्वी पोटेंशियल ड्रॉ करेंगे हम, अलग से बातें करते हैं ड्यू टू डायपोल के कारण। कोई आपको कह दे कि डायपोल के कारण इक्वी पोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कीजिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ड्रॉ द इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डायपोल, तो देखिए डायपोल का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होता है तो कुछ इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से बनेगा भाई, ध्यान से देखना भाई, डॉटेड से बनाना है सभी की सभी लाइंस को। जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता चलूंगा। और वैसे भी आप देखते ही डिफरेंस समझ जाओगे कि डिफरेंस दोनों में कैसा है। देखिए, ठीक है, आपको यहां ध्यान से दिखाई दे रहा होगा जब आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डायपोल ड्रॉ कर रहे हो तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके इस तरफ वाला, मतलब राइट में, पॉजिटिव चार्ज के राइट में जितनी भी लाइंस है वो नजदीक है और इस तरफ दूर जाती जा रही है। इस तरफ भी नेगेटिव चार्ज के इस तरफ लेफ्ट में जो लाइंस है वो नजदीक है, इस तरफ से दूर है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन होता है। अब इस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर लाइन नेगेटिव पे खत्म होती है, आपको पता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे खत्म होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे खत्म होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे खत्म होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होते नेगेटिव पे खत्म होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे। और भी लाइन आ रही होंगी कहीं से, और भी लाइन आ रही होंगी। इसी प्रकार यहां से लाइन निकल रही होंगी क्योंकि पॉजिटिव से लाइंस क्या हो रही हैं, स्टार्ट हो रही है। तो ये क्या है, ड्यू टू डायपोल, डायपोल के कारण। फर्क समझना है, आपको कहेगा ड्रॉ द इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डायपोल, आपको बोलेगा फर्क क्या है, इस पॉजिटिव के इस तरफ वाली लाइन नजदीक और बाकी दूर,
क्योंकि अट्रैक्शन बनाना है ना, और इस नेगेटिव के इस तरफ वाली लाइन सारी नजदीक और बाकी क्या हो जाएंगी, दूर, क्योंकि हमें अट्रैक्शन की फॉर्मेशन करनी है और शो करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन, दैट इज ड्यू टू डायपोल, ये डायपोल के कारण है। अभी अगर आपसे कोई पॉइंट चार्ज के लिए बनाए तो स्फेरिकल, कोई लाइन सोर्स से बनाए तो सिलेंड्रिकल, और कोई इंफिनिटी पे सोर्स रख दे तो प्लेन, और कोई डायपोल के कारण पूछे तो इस तरह का सरफेस आपका बनेगा जो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद दो पॉजिटिव चार्ज के कारण भी तो पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चंस को, किसके लिए, दो पॉजिटिव चार्ज, और आपको पता है दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव की बात करोगे तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन। अब रिपल्सन का कुछ तरीका अलग से देखिए, दैट इज पॉजिटिव वन और दैट इज सेकंड पॉजिटिव वन। अब इसका कुछ तरीका, ये सब डॉटेड से है भाई, मैं थोड़ी डार्क से बना रहा हूं, ये सब डॉटेड लाइन से है। दूसरे कलर से इसको ड्रॉ कर देता हूं, देखिए उससे बिल्कुल उल्टा बना दो भाई, देखिए अब आपको दिखाई दे रहे होगा उससे बिल्कुल उल्टा बना हुआ है, इस तरह से, ठीक है। अब इससे पॉजिटिव से लाइन निकलेंगी, 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 ये निकले, यहां पे भी निकलेंगी, क्योंकि सेम चार्ज के बीच रिपल्सन होता है, तो इस पॉजिटिव से भी लाइन निकलेंगी ऐसे, इस तरह, और ये क्या होगा, रिपल्सन को शो कर रहा होगा इन दोनों के बीच, क्योंकि सेम चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्सन। या थोड़ा सा फर्क सामने आया है कि जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव का डाइपोल के लिए आप किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करते हो तो ये जो लाइंस हैं इसके नजदीक होती हैं दोनों, जैसे यहां भी नजदीक यहां भी नजदीक, बट यहां उल्टा हो गया, यहां इसके इस तरफ दूर होंगे, यहां के इस तरफ, ताकि क्या हो जाए, एक दूसरे से रिपल्सन। क्यों रिपल्सन, देखो जब आप इस तरह का सरफेस बनाते हो तो ये पॉजिटिव चार्ज दूर चला गया, ये पॉजिटिव चार्ज दूर चला गया। अब यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज नजदीक आ रहे थे, क्योंकि दोनों के बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के नजदीक आ रहा है इसलिए अट्रैक्शन, और ये इससे दूर जा रहा है इसलिए क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि विद लॉजिक आपको यहां पे सिखाया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको ऐसे ही कोई भी बात सिखा दी जाएगी, विद लॉजिक हम बात करेंगे। तो मैंने आपको डायपोल के कारण, दो पॉजिटिव चार्ज के कारण, पॉइंट सोर्स के कारण, इंफिनिटी सोर्स के कारण और लाइन सोर्स के कारण 5 तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करना सिखा दिया है, और ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे हैं जो आपके पेपर में आते हैं, किसी के लिए ड्रॉ करवा लेगा, किसी के लिए भी आपसे पूछ सकता है। इसके बाद इन इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी, नो वर्क डन, नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, in moving a charge on equipotential surface, on equipotential surface। अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव करवाओगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखना, दैट इज डी डब्ल्यू डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में चार्ज, यही तो होता है फार्मूला। दैट इज, याद नहीं हो तो मैं आपको याद दिला दूं, दैट इज V इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में क्यू। पोटेंशियल का रिलेशनशिप करवाया था मैंने, इससे पहले वाले लेक्चर को ध्यान से देखोगे, ऊपर लिंक में प्लेलिस्ट का और साथ साथ इस वीडियो का भी डाल दूंगा। आपको बताया था कि जब यूनिट वोल्ट को वर्क डन करना पड़ेगा जब इन्फिनिटी से लेके आएंगे, यानी कि जब यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आते हैं तो जो वर्क डन होता है उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल। तो डब्ल्यू बाई क्यू हो गया था। अब dv का मतलब क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में क्यू। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो फाइनल और इनिशियल सारे एक जैसे हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है, सुनिए ध्यान से, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम। जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मान लिया जाए आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आपने एक पॉइंट चार्ज को यहां से चला के यहां पहुंचा दिया, तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल तो सेम है, क्योंकि अगले ने बोला है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, फाइनल इनिशियल के बराबर होगा। तो क्या मिला, दैट इज 0 मिला, दैट इज डी डब्ल्यू, और इसके साथ क्या आ जाएगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो पहला पॉइंट याद रखना कि जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव करवा दोगे
तो वो कितना वर्क डन देगा? 0 वर्क डन देगा। क्यों 0 वर्क डन देगा? क्योंकि हमें पता है कि फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल सेम है, दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल क्या है? इक्वल है, इसलिए उत्तर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे की, दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बात समझिए। अगर वो दोनों के दोनों, जैसे कि एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये रहा, एक ये रहा, देखिए एक तो ये रहा और एक ये रहा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को अगर कट कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को कट कर देते हैं, तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है उसी डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उसको डिराइव भी करवाऊंगा। अभी आज का ही टॉपिक में उस रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे और उसके बाद एक प्रॉपर्टी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। तो मैंने क्या कहा? जब दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो वहां पे एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएंगी। दैट इज इंपॉसिबल। इसलिए यह प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछी जाती है। इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज दे इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं देन देयर इज टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट विच इज इंपॉसिबल। जो कि क्या रहेगा? इंपॉसिबल रहेगा। विच इज इंपॉसिबल, जो कि क्या है? इंपॉसिबल है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रत्येक बात का रीजन के साथ आपको बताया जाएगा। अगर दो कोई भी लाइंस, दो, एक ये पोटेंशियल की लाइन और दूसरी पोटेंशियल की लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर गई, तो इस पॉइंट के ऊपर एक तो इस पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक इस पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉइंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड दो, इसलिए क्या हो जाएगा? इंपॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात, तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? मान लिया जाए आपको एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया, ठीक है, और बोला कि इस पॉजिटिव चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो आप क्या कहोगे कि जी पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, तो बिल्कुल पॉजिटिव से स्टार्ट होता है। तो कर दिया। अब एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये रहा, दूसरा इक्वी पोटेंशियल ये रहा, ऐसे आगे बढ़ते जाओगे। स्टार्ट पॉजिटिव से हो रहा है, स्टार्ट पॉजिटिव से हो रहा है, इसलिए अब आपको ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है, इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है, वहां पे क्राउड ज्यादा है। किसकी? इक्वी पोटेंशियल सरफेस की क्राउड ज्यादा है। कहां पे? जहां पे पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिन हो रहा है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने यहां पे देखा है इक्वी पोटेंशियल, और इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर जो देखा है वहां पे क्राउड ज्यादा है। किसकी? इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। तो जहां क्राउड ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो इसका मतलब जहां क्राउड मोर, किसकी? इक्वी पोटेंशियल सरफेस की क्राउड मोर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा भाई, वो भी क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। जहां क्राउड ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो ये बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी मैं बता चुका हूं, इसलिए यहां पे भी मैं आपको डिराइव करवा रहा हूं कि जहां क्राउड ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा? मोर रहेगा। तो फिर से मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी को रिवाइज करवा देता हूं। पहली इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी, किसी भी चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाओगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा। किस पे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास जो dv है उसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल इनिशियल के बराबर रहेगा। कभी भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो करते हैं तो एक ही पॉइंट पे दो फील्ड की डायरेक्शन, जो कि इंपॉसिबल है। तीसरी बात, जहां पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस की क्राउड ज्यादा होती है वहां पे आपको दिखाई देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। चौथी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, यहां पे फील्ड और लगा लेना भाई, फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। याद रखना भाई, हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। जो आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिखाई दे रहा है उस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हमेशा
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर। इस प्रॉपर्टी को मैं प्रूव करूंगा लास्ट में, अभी के लिए इसको आप होल्ड कीजिए। अब हम इस प्रॉपर्टी को सबसे लास्ट में आपके सामने डिस्कस करेंगे कि कैसे इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है। इससे पहले हम आपके सामने टॉपिक को डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम होगा आपका पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, कि डाइपोल के कारण किस प्रकार से पोटेंशियल को फाइंड आउट किया जा सकता है, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। यानी कि सबसे पहले हम एक डाइपोल की फॉर्मेशन करेंगे, जैसे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया था अलग अलग पॉइंट के ऊपर, एक्सियल के ऊपर, इक्वेटोरियल के ऊपर, वैसे ही हमें डाइपोल के कारण, और ये टॉपिक आपके सिलेबस में है भाई, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना। तो देखिए जरा बात करते हैं डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सबसे पहले तो आपको एक डाइपोल चाहिए, और ये डाइपोल रहेगा दैट इज माइनस क्यू, और इस तरफ एक चार्ज रहेगा जिसको आप क्या कहोगे, प्लस क्यू रहेगा। तो एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। आपने कोई एक एनी पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ना तो आपका वो जो है काम करे एक्सिस का और ना आपका वो काम करे इक्वेटर का। तो एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना है जो आपका ना एक्सिस बन पाए और ना इक्वेटर बन पाए। देखिए तो ये हमारा हो गया डाइपोल, दैट इज माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, अगर मैं इसके यहां पे कोई पॉइंट लूं तो वो एक्सिस बन जाता है, यहां पे कोई पॉइंट लूं तो एक्सिस, इसके बिल्कुल यहां लूं तो वो परपेंडिकुलर बन जाता है। हम इसके मिड से उठा के हम कोई दूरी पे एक एनी पॉइंट ले लेते हैं, ये जिस पॉइंट का नाम ले दिया P, ये दूरी L, ये दूरी L, क्योंकि डाइपोल के बीच की दूरी हमेशा 2L मानी है, इसलिए L दूरी इस तरफ, L दूरी इस तरफ, और इस सेंटर से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोला है, R बोला है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना, पोटेंशियल P पॉइंट पे, क्योंकि हमने एक एनी पॉइंट को सिलेक्ट किया है, डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक डाइपोल लिया और उससे R दूरी पे कोई P पॉइंट ले लिया। ना तो हम एक्सिस ले रहे, ना हम कोई परपेंडिकुलर ले रहे, हम कोई अलग से पॉइंट ले रहे हैं, बाद में उनके केस को क्या कर देंगे, डिराइव कर देंगे। तो हमने कोई एनी पॉइंट लिया, इस पॉइंट से यहां तक की दूरी को हमने R1 बोल दिया, और इस पॉइंट से यहां तक की दूरी को हमने क्या बोल दिया, R2 बोल दिया, इस तरह से। अब आगे देखिए जरा, R1, इस एंगल को हमने क्या बोल दिया, थीटा। अब अगर मैं P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहूं तो एक पोटेंशियल होगा इस माइनस क्यू के कारण जिसको V1 बोला, और एक पोटेंशियल होगा प्लस क्यू के कारण जिसको क्या बोला, V2 बोला। अगर मैं V1 की वैल्यू निकालूं तो दैट इज K इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस बिटवीन दैम इज R1, इस प्रकार से, दैट इज K इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय R1। मैंने कहा था कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होने के कारण अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव होगा और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार अगर मैं V2 को निकालूं तो दैट इज K, और वो प्लस का क्या हुआ, इसलिए प्लस का क्या हुआ, और दूरी को क्या लिखा, R2, ये रही R2 दूरी। तो P पॉइंट का टोटल पोटेंशियल हो जाएगा दैट इज माइनस K इंटू क्यू बटे में R1 प्लस का K इंटू क्यू बटे में R2 के बराबर। अब नेट पोटेंशियल P पॉइंट का क्या बनेगा, K और Q दोनों जगह से कॉमन, इंटू 1 अपॉन में R2, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस 1 अपॉन में R1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। ठीक है, हमने KQ और KQ दोनों जगह से कॉमन लिया, यहाँ पे 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 को रख लिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी इसलिए डायरेक्ट ऐड हो जाती है, हमने सीधा ऐड कर दिया V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू फार्मूला K माइनस क्यू बाय R1, क्योंकि माइनस के लिए, और प्लस क्यू बाय R1 किसके लिए, प्लस क्यू चार्ज के लिए हम लेंगे। अब आगे देखिए क्या होगा, हमें इस R1 और R2 की वैल्यू चाहिए। अगर हमें इस R1 और R2 की वैल्यू मिल जाती तो हमारा काम ईजी हो जाता। पर एक बात है, अगर मैं यहां से बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर लेता तो सीधा पाइथागोरस लग जाता, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती, पर ये राइट एंगल ट्रायंगल न होकर के कोई दूसरी ट्रायंगल है, इसलिए लगेगा लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे यहां पे R1 के लिए, तो वो कहता है दैट इज R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में R का स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर प्लस में 2RL कोस थीटा। बिल्कुल वही है जो आप वेक्टर एडिशन का रूल पढ़ते हो।
जो वेक्टर एडिशन का रूल है उसी रूल को हमने लॉ ऑफ कोसाइन का नाम दे दिया। जब आप इस R1 को निकालोगे तो एंगल थीटा ये वाला लेना है, और जब R2 को निकालोगे तो एंगल ये वाला लेना है, जो बनेगा 180 माइनस थीटा। कोई बच्चा ये सोचेगा जी कैसे बना। अगर इस पूरे के पूरे एंगल की बात करोगे, पूरा घुमा देता तो 180 डिग्री का बनता, और 180 में से थीटा गया तो कितने का बना, 180 माइनस थीटा के बराबर। जब इस R1 को निकालोगे तो आपको थीटा लेना है ये, और जब इस R2 को निकालोगे तो थीटा लेना है ये। बस इतना फर्क है, बाकी जो वेक्टर आपने पढ़ रखा है उस वेक्टर की ही बातें चल रही है। जो आप वेक्टर पढ़ के आए हो उस वेक्टर की बातें यहां चल रही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। हमें रिजल्टेंट ये है, ये हमारा देखो ट्रायंगल बन रही है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, और रिजल्टेंट ये, बिल्कुल ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह है। तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर। अगर मैं यहां से धक्के से r1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को कॉमन ले लूं, मैंने इसको कॉमन ले लिया तो यहां 1 बचेगा, और जब इसको कॉमन लिया तो अगली टर्म के नीचे क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर, प्लस में अगली टर्म के नीचे भी क्या आ जाएगा, 2rl बटे में आर का स्क्वायर इंटू में कोस थीटा। इस प्रकार से मैं आपको बताता हूं, किसी को धक्के से कॉमन नहीं लेना आता। धक्के से कॉमन कैसे लेते हैं, जब कॉमन आ नहीं रहा तब भी कॉमन ले लिया तो उसी को तो धक्के से कहेंगे। तो कैसे करते हैं, देखिए इस पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रही है, इस पूरी इक्वेशन को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आर स्क्वायर से क्या कर दो, डिवाइड। तो यहां नीचे आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर हो गया। अब ऊपर हमने क्या किया, आर स्क्वायर को ले लिया कॉमन, तो यहां क्या बच गया, 1 बच गया। यहां एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 2rl बाय में आर स्क्वायर, इस प्रकार से हो गया। तो यहां क्या हो गया, दैट इज r1 स्क्वायर इज इक्वल टू, एक से ये कैंसिल आउट, दैट इज r का स्क्वायर इंटू 1 प्लस में l स्क्वायर बटे में r का स्क्वायर प्लस में 2l डिवाइडेड बाय में r इंटू कोस थीटा। ये आ गया। बिल्कुल लॉ ऑफ कोसाइन को सोल्व करके आपको दिखा रहा हूं, उसको सिंपलीफाई करके दिखा रहा हूं आपको, और कुछ नहीं कर रहा। अब आपको पता होना चाहिए कि हम आइडियल डाइपोल की बात कर रहे हैं। आइडियल डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल का केस हमें यहां पे डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जब आपका सॉल्यूशन आएगा। अगर आइडियल डाइपोल है तो इनके बीच की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है, और यहां से ये वाली लेंथ, ये बहुत ही शॉर्ट हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस आर। दैट इज, अगर आप बात करोगे तो r इज ग्रेटर 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 देन l है, और r स्क्वायर नीचे, l स्क्वायर ऊपर। देखिए l ऊपर क्या, छोटा छोटा, और r क्या बड़ा, उसका भी स्क्वायर करके डिवाइड करोगे तो ये पूरी टर्म l स्क्वायर बाय r स्क्वायर बहुत ही स्मॉल आएगी। क्यों आएगी, देखो मान लिया जाए l है 1 सेंटीमीटर, r है 1000 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर 1, और नीचे 1000 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁶, दोनों को डिवाइड करोगे तो 10⁻⁻6 उत्तर आया, तो वो बहुत ही छोटा इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया। तो रहेगा क्या, दैट इज r1 स्क्वायर इज इक्वल टू में r का स्क्वायर 1 प्लस 2l डिवाइडेड बाय में r इंटू में कोस थीटा। ये हो गया, ठीक है, यहां तक इस प्रकार से। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपका r1 अगर मैं यहां से निकालूं, अगर मैं यहां से आपका r1 निकालूं तो ये हो जाएगा r, और इस पूरे का 1 प्लस l दैट इज 2l बाय r, दैट इज 2l बटे में r इंटू में कोस थीटा, और पूरे की पावर कितनी, 1/2। देखिए इस r स्क्वायर को हटाएंगे तो इसका भी क्या जाएगा, पूरे के ऊपर रूट, r स्क्वायर का रूट बाहर, और इसके ऊपर क्या बच जाएगा, 1/2। मैंने क्या किया, इस पूरे का r1 स्क्वायर का रूट किया तो r1, r स्क्वायर का रूट किया तो r, और इस पूरे का रूट कर देंगे तो 1/2 ऊपर रख दिया। इस r1 को उठाया तो पूरे पे रूट जाना चाहिए ना, उसको सोल्व किया है। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको लिखना है सिमिलरली, सिमिलरली दैट इज r2 इज इक्वल टू में r इंटू 1 प्लस 2l डिवाइडेड बाय में r इंटू कोस 180 माइनस थीटा। ठीक है ना, मैंने कहा था कि जब आप r2 लोगे तो एंगल ये लेना है, r1 लोगे तो एंगल ये लेना, उल्टा एंगल। क्यों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को 11th क्लास में याद करो, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, दोनों के बीच एंगल यही लेते थे हम, बिल्कुल यही वाला। तो वही एंगल लिया है। जब r2 की बात करोगे तो 180 माइनस थीटा, और सभी को पता होना चाहिए कि कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा के बराबर होता है। अब इसकी वैल्यू इंप्लीमेंट करते हैं तो r2 की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज r पूरे का 1/2 भी था भाई, 1/r इंटू 1 माइनस 2l डिवाइडेड बाय में r इंटू कोस थीटा, और होल पावर 1/2। ये बन गया। यहाँ क्या होगी,
1/2 पावर एज इट इज कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बनाएगा माइनस। अब इस R1 की वैल्यू और इस R2 की वैल्यू उठा के किस में पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट करनी है, जरा पुट करके देखते हैं क्या आएगा उत्तर। ठीक है, तो देखिए दैट इज पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू में K कॉमन Q कॉमन इंटू 1 में R2, देखिए 1 में R2 और R2 की वैल्यू क्या R इंटू 1 माइनस 2L/R कोस थीटा का रूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज R इंटू 1 माइनस 2L/R इंटू कोस थीटा और होल पावर 1/2, इसके साथ 1 में R1, 1/R1, थोड़ा सा ये इस तरफ लेना पड़ेगा भाई, यहाँ पे लेना पड़ेगा, दैट इज K इंटू Q और यहाँ पे R2 की वैल्यू R इंटू 1 माइनस 2L/R इंटू में कोस थीटा और होल पावर 1/2, इस प्रकार माइनस 1 कौन सा टर्म लेंगे अब की बार R1 की वैल्यू क्या, बस बीच में प्लस साइन है, बाकी सारी सेम है। देखिए यहां हो जाएगा 1 प्लस 2L डिवाइडेड बाय में R कोस थीटा होल पावर 1/2 और एक साथ में कौन है R है, R यहां भी है यहां भी है, कॉमन लेके बाहर निकाल लो, दैट इज K इंटू में Q डिवाइडेड बाय में R। यहां पे देखो इस पूरी टर्म को मैं ऊपर लेके जाता हूं तो क्या बनेगा 1 माइनस 2L डिवाइडेड बाय में R इंटू कोस थीटा और ऊपर आ जाएगा माइनस का 1/2, नीचे प्लस का 1/2 था तो ऊपर जाके माइनस का 1/2, नीचे प्लस का 1/2 तो ऊपर जाके माइनस का 1/2, माइनस इसको भी ऊपर ले जाओ क्योंकि यहां से भी R कॉमन, तो 1 माइनस प्लस 2L डिवाइडेड बाय में R 2L डिवाइडेड बाय में R इंटू कोस थीटा और ये भी ऊपर जाएगा तो ये भी बनेगा माइनस का 1/2 के बराबर। ठीक है भाई, अब आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना सिखाता हूं मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे R को दोनों जगह से बाहर कॉमन लिया और 1 माइनस 2L/R कोस थीटा पावर 1/2 इसको ऊपर ले गया तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2, इसको भी ऊपर लेके जाऊंगा तो ये भी हो जाएगा माइनस 1/2। अब देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना सिखाता हूं मैं आपको। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है, अगर आपको टर्म दिख जाए 1 प्लस में x की पावर n तो ये हो जाता है 1 प्लस में n इंटू x, ऐसे ये जो n है ये आगे आ जाएगी, बाकी एज इट इज रहेगी। अगर ये n प्लस का है तो प्लस का होके आगे आ जाएगा, माइनस का है तो माइनस का होके आगे आ जाएगा। तो देखिए दैट इज K इंटू Q बटे में R इंटू 1, अब ये माइनस 1/2 आगे आएगा तो माइनस और एक माइनस 1/2 और साथ में कौन है 2L बाय में R इंटू में कोस थीटा, हो गया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसलिए इस माइनस को इस माइनस के साथ प्लस किया। अब माइनस साइन के साथ 1, अब देखो ये आगे आएगा तो माइनस 1/2 इंटू 2L बाय में R इंटू में कोस थीटा। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं इस माइनस 1/2 को आगे लिया तो एक माइनस ये प्लस का हो गया, इस माइनस 1/2 को आगे लिया तो प्लस का ये माइनस का है तो यहां माइनस हो गया, इस प्रकार से। अब 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे दैट इज इक्वल टू में K इंटू Q और यहाँ पे क्या आया देखिए 1 प्लस L/R कोस थीटा, 1 प्लस L/R कोस थीटा। अब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये 1 प्लस का है माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था भाई यहाँ पे 1 माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और L बाय में R कोस थीटा एज इट इज, ये माइनस का से प्लस का कैंसिल, K इंटू Q बटे में R, L बाय R कोस थीटा, L बाय R कोस थीटा तो 2L बाय में R इंटू कोस थीटा बन गया। अब आपको पता है कि डायपोल मूवमेंट होता है Q इंटू 2L, इसलिए कह रहा हूं कि पूरी सीरीज को देखना पड़ेगा आपको। जिस बच्चे को पता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय में 2L को डायपोल मूवमेंट कहते हैं वो तुरंत समझ जाएगा कि Q इंटू 2L किसके बराबर होता है P के बराबर। तो उत्तर हो जाएगा K इंटू P कोस थीटा डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर और दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपका कौन हो गया पोटेंशियल हो गया। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं, हमने कोई एनी पॉइंट लिया, उस पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल हो जाएगा एक Q माइनस के कारण एक प्लस के कारण, जब उनको ऐड किया तो उत्तर आया ये। अब हमने लॉ ऑफ कोसाइन सीखना और कुछ नहीं, इसमें लॉ ऑफ कोसाइन वही है जो वेक्टर एडिशन है, बस एंगल को ध्यान रखना, जब R1 निकालोगे तो ये और R2 निकालोगे तो ये। तो हमने R1 के लिए सोल्व कर लिया और सिमिलरली लिख के R2 के लिए लिख दिया।
फिर हमने यहां पे दोनों की वैल्यू पुट की और इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास उत्तर आ गया के पी कोस थीटा बाई में आर का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए जरा, मैं आपको बता दूं, अगर मैं इस पी पॉइंट को उठा के यहां नीचे ले आऊं, इस पी पॉइंट को उठा के बिल्कुल इसके सामने यहां पे ले आऊं, देखो पी पॉइंट को उठा के बिल्कुल यहां सामने, तो ये पी पॉइंट को जब नीचे लेके आऊंगा तो ये एंगल थीटा कम होता जाएगा और कम होते होते जब बिल्कुल इसके नजदीक आ जाएगा तो एंगल जीरो। ध्यान से समझो फिर से, ये एंगल थीटा किस किस के बीच, इस पी पॉइंट और इस डाइपोल की डायरेक्शन के बीच, माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल की डायरेक्शन होती है। तो जैसे जैसे इस पी को मैं नीचे लेके आऊंगा तो लेके आता गया तो थीटा कम होता जाएगा और जब मैं बिल्कुल इसके सामने ले आऊंगा तो ये थीटा हो जाएगा जीरो और जीरो होते ही इस सामने वाले पॉइंट को एक्सिस का पॉइंट कहते हैं हम। कौन सा पॉइंट कहते हैं? एक्सिस का पॉइंट। और जो एक्सिस पॉइंट होता है वहां पे थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। तो पोटेंशियल एट एक्सिस हो जाएगा के इंटू में पी कोस 0 डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर। तो उत्तर क्या आ जाएगा? दैट इज के पी डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर। कहां पे है ये? एक्सिस पे है पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट समझिए, अगर मैं इस पॉइंट को उठाते 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 यहां ले आऊं बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, अब ये बना चुके होंगे, मैं ड्रॉ कर रहा हूं बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। अब पहले इसको लिख लो पॉज करके, फिर मैंने इसको समझा दिया। जब ये बिल्कुल पॉइंट उठ के यहां आ गया होगा ऐसे, तो 0 डिग्री का, और ऐसे बिल्कुल बन गया होगा तो इसको क्या कहेंगे? 90 डिग्री का, और ये बन गया इक्वेटर का केस। तो एट इक्वेटर थीटा कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो V एट इक्वेटर इज K इंटू पी कोस 90 और डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर। कोस 90 की वैल्यू 0, तो पोटेंशियल एट इक्वेटर 0। याद रखना, इंपॉर्टेंट केस है, बार बार पूछ लेता है कई बार कि इक्वेटर के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है। तो इक्वेटर के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होती है और एक्सियल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू KP बाय R स्क्वायर होती है। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से पता होनी चाहिए, और ये टॉपिक्स एग्जाम में आने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए आपको ये याद रखना है। तो इस पूरे को पॉज करके आप उतार सकते हो। पूरा का पूरा जो प्रकरण आपको करवाया गया है बिल्कुल इजीएस्ट वे में करवाने की मैंने कोशिश की है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहां पे ना हो। अब एक टॉपिक और है, इसके बाद आपका ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। और ये टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों के बीच हमें डिराइव करके बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशनशिप होते हैं। इस बात की हमें पुख्ता यहां पे जानकारी आपको देनी है। अब एक बात सोचिए, जब रिलेशनशिप को डिराइव करेंगे तो हमारे पास वर्क डन का फार्मूला किसके बराबर होता है? दैट इज क्यू इंटू में किसके बराबर? डीवी के बराबर। अगर यहां वर्क डन की बात करूं तो किसके बराबर हो गया? दैट इज क्यू गुना में डीवी। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये रिलेशन बार बार मैंने आपको करवाया है, बार बार आपको डिराइव करवाया है कि जो वर्क डन का फार्मूला चार्ज गुणा में पोटेंशियल, या पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय में चार्ज, ये फार्मूला मैं आपको बार बार करवा चुका हूं, बहुत बार करवा चुका हूं। इसके बाद एक वर्क डन का फार्मूला आपको पता होगा, दैट इज एफ डॉट डी आर, ये होता है। अगर मैं इसको डी डब्ल्यू बोलूं तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज एफ इंटू डी आर इंटू में कोस थीटा, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कोस थीटा आएगा और क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो साइन थीटा। जिस बच्चे को नहीं पता, वेक्टर पढ़ के आया होगा, कुछ तो पढ़ा ही होगा। वेक्टर में जब आप क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हो, यानी कि मल्टीप्लाई के साइन को हटाओगे तो साइन आएगा और डॉट को हटाएगा तो कोस आएगा। मैं बिल्कुल बेसिक और बेसिक से बेसिक को कवर कर रहा हूं। अब आगे देखिए, अगर मैं पता है कि फोर्स की वैल्यू चार्ज गुणा में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सभी को पता होगा, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू चार्ज गुणा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इस फोर्स की वैल्यू उठा के यहां रख दी इसमें, तो क्या बना? दैट इज चार्ज गुणा में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डी आर इंटू में कोस थीटा। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैंने क्या किया? इस फोर्स की जगह चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया। तो यहां भी वर्क डन है और ये भी वर्क डन है, तो एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। तो क्या कहेंगे? इक्वेट फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या होगा? दैट इज क्यू इंटू में डीवी इज इक्वल टू में ई डी आर कोस थीटा। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब क्या हो जाएगा? डी इंटू वी इज इक्वल टू में ई डॉट डी आर
मैं वापस समेट रहा हूं, बस मैं इसलिए इसको लगाया था कि आपको बता दूं कि यहां पे कोस थीटा मैंने खत्म नहीं किया, मैंने इसको वापस समेट लिया डॉट प्रोडक्ट बना के। अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालूं तो ये हो जाएगा dv और dr आएगा नीचे, तो दैट इज dr, इस प्रकार से। अब एक बात यहां पे मैं बता दूं आपको, ये जो फोर्स है ये नेगेटिव का रहेगा, माइनस क्यू इंटू ई के बराबर होगा। जब चार्ज को लेके आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके उल्टा काम करता है, आपको बताया था। ये जो वर्क डन है ये हमेशा किस साइन का रहेगा, नेगेटिव साइन का रहेगा, इसलिए यहां पे एक नेगेटिव साइन साथ चलेगा और यहां पे आप रख सकते हो विद नेगेटिव साइन के, और यहां नेगेटिव साइन आएगा, एक नेगेटिव साइन चलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी पॉइंट से, जैसे कि इस पॉइंट को ए बोला है, इस पॉइंट के ऊपर क्यू चार्ज रखा और यहां इंफिनिटी से जब एक क्यू नोट चार्ज को इस तरफ लेके आओगे, ध्यान से समझना, जब इंफिनिटी से क्यू नोट चार्ज को इस तरफ लेके आ रहे हो तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करेगा इस तरफ। अब डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है इस तरफ और फोर्स लग रहा है इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री और कोस 180 की वैल्यू माइनस होती है, इसलिए वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, वर्क डन जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, इसलिए एक नेगेटिव साइन आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। तो वो मैंने लगा दिया और रीजन आपको उसको बता दिया है कि वो नेगेटिव साइन क्यों आया है यहां पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आया है दैट इज E माइनस dv डिवाइडेड बाय में dr। ये डिनोट क्या कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा होगा सबसे तेजी से, क्यों घट रहा? नेगेटिव साइन दिखा दिया ना, नेगेटिव साइन का मतलब क्या? घट रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ सबसे तेजी से घट रहा होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। और ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहां पे हम लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट in which potential decrease steep, potential decrease very fastly, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे फास्ट गति से डिक्रीज होगा वही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यू के रूप में नीट में और सीबीएसई बोर्ड में, इसलिए आप इसको गांठ बांध ले, याद कर ले। इस नेगेटिव साइन का मतलब है डिक्रीज होना और पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कौन सी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? वही डायरेक्शन जिसमें पोटेंशियल सबसे तेजी से घटेगा, उसी डायरेक्शन को किसकी डायरेक्शन कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस साइन घटने को शो कर रहा है और पोटेंशियल विद डिस्टेंस के साथ क्या होगा? घटेगा। अब देखिए, अगर मैं इसी पोटेंशियल को x डायरेक्शन में बनाऊं तो ये बनेगा दैट इज dv डिवाइडेड बाय में dx। अगर मैं इसी को y डायरेक्शन में बनाऊं तो ये बनेगा dv डिवाइडेड बाय में dy, और इसी को मैं z डायरेक्शन में बनाऊं तो ये भी बनेगा dv डिवाइडेड बाय में dz। मतलब इस r के अंदर तीनों कंपोनेंट है, जो हमने यहाँ पे r लिखा है इसके अंदर x भी है, y भी है, z भी है। इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को दैट इज Ex प्लस में Ey प्लस में Ez, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा? दैट इज माइनस dv डिवाइडेड बाय में dx माइनस dv डिवाइडेड बाय में dy माइनस dv डिवाइडेड बाय में dz। इसके साथ i, इसके साथ j और इसके साथ k, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आगे समझिए, ये जो आपको लिखा मिला है माइनस का d डिवाइडेड बाय में dr इंटू वी, वी का मतलब पोटेंशियल, ये जो आपको d बाय dr दिखाई दे रहा है इसका मतलब है d अपॉन में dx i डायरेक्शन में, d अपॉन में dy z डायरेक्शन में और d अपॉन में dz k डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है, इस टर्म का मतलब ये, और इसी टर्म को कहते हैं ग्रेडियंट। याद रखना भाई, इसी टर्म को क्या बोला जाता है? ग्रेडियंट, ठीक है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं माइनस का ग्रेडियंट ऑफ v, माइनस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नया फार्मूला माइनस का ग्रेडियंट ऑफ v, ऐसे भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको फिर से एक बार इसका रिकैप करवा देता हूं, ध्यान से समझिए। जब आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो समझ जाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे तेजी से घटेगा, वेरी फास्टली डिक्रीज होगा। नेगेटिव साइन यहां डिक्रीज को ही शो कर रहा है इसलिए। दूसरा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट नहीं है, तीनों हो सकते हैं।
एक्स डायरेक्शन में dv बाई डी एक्स, वाई डायरेक्शन में dv बाई डी वाई और z डायरेक्शन में dv बाई डी जेड। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो तीनों का सम, x का भी, y का भी और z का भी, इसलिए हमने माइनस dv बाई डी एक्स आई डायरेक्शन में, dv बाई डी वाई जे में और dv बाई डी जेड के में। अब मैं आगे आपको एक टर्म और बताना चाहता हूं कि जो आपको लिखी हुई d बाई डी आर टर्म है, इसका मतलब है d बाई डी एक्स, d बाई डी वाई और d बाई डी जेड, और इन तीनों को मिला के इसका नाम रखा गया है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, इसलिए d बाई डी आर की जगह ग्रेडियंट रख देते हैं, माइनस साइन एज इट इज और v यहां पे, तो इसको लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता। तो इस प्रकार से आपको सारे रिलेशनशिप याद रखने थे और आपको बता दिए गए हैं। अब इस रिलेशनशिप के बेस के ऊपर जो आपको ये रिलेशनशिप करवाया है, इसके बेस के ऊपर हम बात करेंगे। जो आपको लिखवाया है कि जो आपका पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है, ई डॉट डी आर के बराबर। तो देखिए इसको बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं एक प्रॉपर्टी सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी जो आपको बताई गई है, मैंने बोला था ये सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। अब देखो, दैट इज dv इज इक्वल टू मैं ई डी आर इंटू कोस थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हो तो फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल के बराबर है, इसलिए इनका चेंज किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। दैट इज जीरो इज इक्वल टू मैं ई इंटू डी आर इंटू मैं कोस थीटा। यही तो बात हुई, बात तो यही है ना कि dv की वैल्यू जीरो, मतलब ई डॉट डी आर कोस थीटा क्या हो गया, जीरो। अब इस ई डॉट डी आर कोस थीटा को जीरो बनाना, तो ये नीचे आएंगे तो सारे जीरो, मतलब कोस थीटा किसके बराबर, जीरो के बराबर। और थीटा कब जीरो के ऊपर होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो गई, तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये थीटा एंगल किसके बीच है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच है। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री का बन गया। इसलिए तो मैंने कहा कि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आपको कोई कह दे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, तो उस एक्स एक्सिस में आप किसकी बता दो, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो, तो आपको क्या करना होगा, उसके परपेंडिकुलर सरफेस बनाने होंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलो। कोई कह दे ये डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए, बना दो, ये परपेंडिकुलर, ये बन गया, बस इस प्रकार से बना दो परपेंडिकुलर। कोई कह दे कि y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके परपेंडिकुलर x एक्सिस बना दो या z एक्सिस बना दो, इस प्रकार से। क्यों, क्योंकि dv की वैल्यू जीरो और ई डी आर नीचे आएगा तो ये फिर से जीरो, कोस थीटा जीरो 90 डिग्री के ऊपर होता है, और ये एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच जो कि 90 डिग्री है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दे दे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में दे दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, इसके ऊपर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो। सबसे पहला क्वेश्चन, टू चार्जेस -2 माइक्रोकुलाम एंड +2 माइक्रोकुलाम, दो चार्जेस हैं, एक प्लस है और एक माइनस, आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी 5 सेंटीमीटर अपार्ट। देखिए एक यहां रख दिया और एक यहां रख दिया, एक ए पॉइंट पे एक बी पॉइंट पे, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, यहां पे रख दिया मान लिया 2 माइक्रोकुलाम और यहां रख दिया माइनस का 2 माइक्रोकुलाम के बराबर। ठीक है, डिपिक्ट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां पे होगा। मान लिया जाए इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर होगा, जो यहां से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है, तो ये कितनी बची, 5 - x बची होगी। सपोज करके चलो कि a पॉइंट से x दूरी के ऊपर इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है। और दूसरी बात कोई कह दे कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस सिस्टम, तो आप ध्यान से देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज है, तो किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, डाइपोल की फॉर्मेशन कर रहा है। और ड्यू टू डाइपोल मैंने अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बनाना सिखाया था। ड्यू टू डाइपोल मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना सिखाया था। दैट इज प्लस का 2 ले लो इसको और इसको माइनस का 2 ले लो, तो आपको ये ड्रॉ करना मैंने सिखा चुका हूं कि इसका ड्रॉ कैसे होगा। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कैसे करते हैं वो आपको बता चुका हूं।
अब देखिए, पर इसने पूछा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा कहां इस सिस्टम का, तो हमने मान लिया इससे x दूरी पे होगा, ठीक है। और जहां इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा उस पॉइंट पे दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। देखिए समझिए बात, मान लिया जाए ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट के ऊपर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मतलब इस चार्ज के कारण जितना पोटेंशियल यहां बनाया गया इतना ही पोटेंशियल यहां, यानी कि पोटेंशियल जो P पॉइंट के ऊपर ड्यू टू फर्स्ट चार्ज होगा वही पोटेंशियल P के ऊपर दूसरे चार्ज के कारण होगा, क्योंकि तभी तो उसका नाम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा। सेंस को समझो, इक्वी पोटेंशियल का मतलब इक्वल पोटेंशियल, और वो कब बनेगा, वो तब बनेगा जब P1 के ऊपर इस चार्ज के कारण जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इस चार्ज के कारण बने, दोनों का इक्वल एंड अपोजिट। तो बनाइए, दैट इज K इंटू 2 माइक्रो कुलाम, और बटे में दूरी कितनी है, x है। दूसरा K इंटू में 2 माइक्रो कुलाम, और दूसरे की दूरी कितनी है, दैट इज 5 माइनस x है। इसकी दूरी यहां तक ही है, K से K कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया, दैट इज 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू में x के बराबर, ठीक है। इसको इस तरफ लेके जाओगे तो 5 इज इक्वल टू में x प्लस में x, दैट इज इक्वल टू में 2x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 5 भाग में 2, तो x कितना हो जाएगा, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर, इस प्रकार से। फिर से मैं एक बात समझा रहा हूं, इसने पूछा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वो पॉइंट जहां पे इस चार्ज के कारण दूसरा पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इस चार्ज के कारण भी यहां होना चाहिए, तभी तो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट बनेगा, सरफेस बनेगा। तो इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये रहा, इस प्रकार से ये रहा, जिस पॉइंट के ऊपर इसके कारण जितना पोटेंशियल उसी उतना ही इसके कारण, तो तभी तो दोनों के कारण इक्वल किया है, वैसे ही किया। अगला क्वेश्चन, द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन वेरीज विद डिस्टेंस r एज, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रहा है, दैट इज 10r प्लस में 5, बाय हाउ मच डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज इन मूविंग ए पॉइंट r 1 मीटर टू r 10 मीटर। अब क्वेश्चन की सेंस को समझिए, एक रीजन दिया है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इस तरफ से, इस तरह से, अगर इस r को 1 मीटर से बढ़ा के 10 मीटर कर दिया जाए तो इसके पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए बड़ी अच्छी बात है, दैट इज E इज इक्वल टू में dv डिवाइडेड बाय में dr विद नेगेटिव साइन। dr को इस तरफ करो, यहां कौन बचा, dv विद नेगेटिव साइन। अब मुझे इस पोटेंशियल की वैल्यू को निकालना है। अगले ने कहा है कि जब 1 पॉइंट पे था और जब 10 मीटर दूर चला गया तो कितना पोटेंशियल का चेंज आया, चेंज का मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट, वही तो कहते हैं पोटेंशियल का चेंज होने का मतलब क्या, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इसी को तो कहते हैं, और वो कौन है, dv है। तो करो इसको सोल्व, दैट इज dv इंटीग्रेशन इनिशियल से लेके फाइनल तक इज इक्वल टू E इंटू dr विद नेगेटिव साइन, ये रहा, कहां से, r इज इक्वल टू 1 मीटर से लेके 10 मीटर तक, ठीक है। तो देखिए अब जरा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, dv का इंटीग्रेशन v, देखिए dv का इंटीग्रेशन v, और लिमिट पुट कर दी v इनिशियल से फाइनल, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रही, ये रखनी पड़ेगी, ऐसे ही सोल्व नहीं होगा। तो डेट इज 10r प्लस में 5 साथ में dr, और इसका इंटीग्रेशन 1 से लेके 10 तक। फर्दर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 10r dr प्लस में 5 dr, कर दिया। अब इस इंटीग्रेशन को भी अंदर ले जाओ तो इसके साथ अलग से, इसके साथ अलग से, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, हो गया। मैं फिर से समझा रहा हूं, इस e की वैल्यू को मैंने यहां रखा, जैसे ही रखा तो बन गया 10r प्लस 5 इंटू dr, dr को अंदर लेगा, इंटीग्रेशन को अंदर लेगा, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 10r dr, 10r dr, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 5 dr, दैट इज 5 dr, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो 10 बाहर और r स्क्वायर बटे में 2, कहां से कहां तक, 1 से 10 तक, प्लस 5 इंटू r, और इस पूरे के बाहर माइनस साइन चल रहा है भाई, पूरे के बाहर, पूरे सिस्टम के बाहर माइनस साइन, और लिमिट पुट कर दी हमने 1 से 10 तक। जस्ट सॉल्यूशन करना और कुछ नहीं, इस 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 5, दैट इज 5 इंटू आर स्क्वायर, अपर लिमिट का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 5 यहाँ, और इसको करोगे तो अपर लिमिट 10 और माइनस 1। सोल्व कीजिए, 10 दाई 100, 100 में से गया 99, तो 99 गुणा में 5, बाहर नेगेटिव साइन,
10 में से गया 9, 9 गुणा 5 45, ये हो गया 45। अब कितना होगा देखिए, 5 ने 45 4, 5 ने 45 और 4 49, प्लस में 45 और पूरे के बाहर नेगेटिव साइन। ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो कितना आ गया, दैट इज माइनस का 540 वोल्ट आ गया भैया। ठीक है, क्या किया हमने इस फार्मूले का यूज किया, इस फार्मूले का यूज करके dv बाई डी से हमने dv को निकाल लिया। dv का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, और वही चेंज वो पूछ रहा है, तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। कहां से कहां तक, 1 मीटर से 10 मीटर तक। e की वैल्यू यहां रखी 10r+5 और इसको सिंप्लीफाई इंटीग्रेशन कर दिया, और हमारे पास जो चेंज आया है वो कितने का आ गया, 540 वोल्ट का। मतलब जो चेंज आएगा, जो इसने चेंज पूछा है वो कितना आएगा, 540 वोल्ट का। और ये क्वेश्चन आया हुआ PYQ है CBSE बोर्ड में इस प्रकार से। तो इसलिए मैं आपको बार बार यही बातें कह रहा हूं कि मैं सारे क्वेश्चंस वो करवा रहा हूं जो आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं या आए हुए। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस corresponding to electric field that uniformly increase in magnitude along z direction। अब देखिए ये क्वेश्चन अभी समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले, ध्यान दिया होगा तो बच्चों ने। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया ये z एक्सिस है, z एक्सिस, ये कौन है y एक्सिस, ये कौन ले लिया x एक्सिस। कोई भी किसी तरफ मान सकते हो, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते इसके, कोई किसी तरफ मान सकते हो। क्या, देखिए, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस कोरस्पोंडिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड अलोंग z डायरेक्शन। z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता कहां पे है, जहां पे क्राउड ज्यादा हो, किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। लिखवाया गया पॉइंट है, देख लीजिए, बता देता हूं। जहां पे क्राउड ज्यादा होती है वहां पे देख लीजिए, यहां पे ये तो पॉइंट वर्क डन वाला, और नो टू लाइंस। जहां क्राउड ज्यादा होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, मोर होता है। याद रखना, जहां क्राउड ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी बात का फायदा हम उठाएंगे, इसी बात का फायदा हम यहां पे लेंगे कि जहां क्राउड ज्यादा होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उसका इंक्रीज हो रहा है, घट नहीं रहा, बढ़ रहा है, अलोंग z डायरेक्शन। अगर z डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन, या तो x एक्सिस या y एक्सिस। मतलब x और y एक्सिस किसी तरह बना दो, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब आप क्या नोटिस कर रहे हो, परपेंडिकुलर तो है पर इनके बीच का स्पेस डिक्रीज होता जा रहा है। देखो यहां ज्यादा था, यहां कम और कम। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के थ्रू कैसे दर्शाते हैं कि भाई वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा। हम क्राउड दिखाएंगे, किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्राउड ज्यादा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा। इसलिए अगला और नजदीक आएगा, अगला और नजदीक आएगा, और नजदीक आएगा। तो z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर कौन बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्राउड बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है वहां क्राउड भी ज्यादा। अगर z डायरेक्शन का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहां पे ज्यादा है, इस प्रकार से। पहला पॉइंट। दूसरा, टू चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट 0 0 0 0 माइनस ए एंड 0 0 ए। देखिए ये z एक्सिस मान लिया, ये ओरिजिन। एक तो है 0 0 माइनस ए पे, ये रहा यहां पे 0 0 माइनस ए, ये z कोऑर्डिनेट मान लिया भाई। और एक है 0 0 प्लस ए के ऊपर, ठीक है। यहां कौन है, माइनस क्यू, और यहां कौन है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट 0 0 z, ठीक है। अब ये कौन हो गया, x एक्सिस, ये कौन हो गया, y एक्सिस, और ये कौन हो गया, z एक्सिस हो गया। ये तीन एक्सिस यहां पे हो चुके। अब देखिए, मान लिया जाए z पॉइंट कुछ यहां पे मान लिया, जिस 0 0 z पॉइंट की बात कर रहा है वो पॉइंट मैंने यहां पे मान लिया, ये रहा 0 0 z, ठीक है। अब इस प्लस क्यू चार्ज से ये दूरी देखो, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी तो a के बराबर है, ये a के बराबर है, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी किसके बराबर है, z के बराबर है, ये बोला है। और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी फिर से a के बराबर है, ऐसे ही तो बोला, क्योंकि 0 0 z पॉइंट थे में तो z तक है। तो ये दूरी कितने निकल के आई, इस a में से z घटा दो, दैट इज a माइनस z, ठीक है। और इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट तक की दूरी क्या हो जाएगी, a में z को जोड़ दो, देखो ये पूरी दूरी, दैट इज a दूरी तो ये रही और z दूरी ये रही,
इस प्रकार हो गया। अब टोटल पोटेंशियल बताएंगे, दैट इज पोटेंशियल एट 0 0 z, इस पॉइंट पे। z का मतलब इस ओरिजिन से यहां तक की दूरी z है, मतलब क्या होता है इस 0 0 z का, इस ओरिजिन से यहां तक की दूरी क्या है, z के बराबर। 0 0 a का इस ओरिजिन से यहां तक की दूरी 0 0 a के बराबर है, इससे लेकर के यहां तक की दूरी a के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज प्लस क्यू चार्ज एंड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ऐसा ही तो होगा। अब देखिए पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण करेंगे तो k इंटू में क्यू बटे में ये दूरी, इस z से दूरी तो कितनी है, a माइनस जेड, प्लस k माइनस क्यू के कारण बटाए में दूरी कितनी है, a प्लस जेड, तो ये हो गया a प्लस में z। ये बन गया उत्तर, सिंपल सा उत्तर बन के आ गया। बट तीसरा पॉइंट की बात कर रहा है, अगले पॉइंट की बात कर रहा है, एक और पॉइंट बता रहा है एक्स वाई और 0, ध्यान से देखिएगा जरा, 0 0 0, एक पॉइंट तो यहां ले लिया जिसको 0 0 a कह दिया और यहां रख दिया प्लस क्यू चार्ज, एक पॉइंट ले लिया 0 0 माइनस a बोल दिया और यहां रख दिया माइनस क्यू चार्ज, ऐसे। और तीसरा पॉइंट है एक्स वाई 0, कौन सा पॉइंट है, एक्स वाई 0, मतलब x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, पर z कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, ये रहा, ये पॉइंट रहा प्लेन में, x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट 0 के बराबर है। तो इस चार्ज से लेके इसकी दूरी निकालनी है हमें, इस चार्ज से लेके देखो x y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट, तो इससे लेके इस तक की दूरी, अब पॉइंट कहां पे है, देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, इसके अलोंग चार्ज रखा हुआ है, यहां रखा हुआ कौन, प्लस क्यू, और यहां नीचे कौन है, माइनस क्यू है, और यहां पे पॉइंट कौन है, एक्स वाई 0, इसमें जो यहां पे मेरा ये अंगूठा है। तो इससे लेके इस तक की दूरी कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस में किसका, ए का स्क्वायर, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और उसमें से माइनस कर दो कौन, ए स्क्वायर को माइनस कर दो, तो आपकी दूरी कौन आ जाएगी, ये वाली, यहां इस प्लस क्यू चार्ज से ये दूरी। इसी प्रकार इस माइनस क्यू से दूरी भी यही है, सेम दूरी है, बिल्कुल सेम दूरी है, दोनों की दूरी अलग नहीं है, एक्स स्क्वायर। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो माइनस के कारण माइनस की और प्लस के कारण प्लस की, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करके नेट रिजल्टेंट 0 देंगे। अब मैं फिर से समझा रहा हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये पॉइंट यहां है, एक्स वाई 0, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसमें से ए दूरी को घटा दो तो ये पॉइंट की दूरी आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट। और इसी प्रकार माइनस क्या, उससे इसकी दूरी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट। दोनों, एक प्लस के कारण प्लस पोटेंशियल, माइनस के कारण माइनस पोटेंशियल, दोनों को ऐड करोगे तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर था, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ए टेस्ट चार्ज क्यू इज मूव्ड विदाउट एक्सेलरेशन। देखिए, एक टेस्ट चार्ज है जो विदाउट एक्सेलरेशन के मूव करवाया गया है फ्रॉम ए टू सी अलोंग पाथ ए टू बी। कैसे, ए से पहले बी तक पहुंचाया, दूसरा कलर ले लेते हैं भाई, ए से पहले बी तक पहुंचाया, बी से सी तक पहुंचाया, ऐसे ए से बी और बी से सी, इस प्रकार से पहुंचाया गया, ठीक है। देन फ्रॉम बी टू सी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज शोन इन द फिगर, जो आपको दिखाया गया है, दर्शाया गया है। बताना क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। तो फार्मूला क्या है, दैट इज ई इज इक्वल टू में dv डिवाइडेड बाय में dr, यही तो है। और अगर पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा में dr, यही तो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा में dr। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा दैट इज dv, वो तो किसके बराबर हो जाएगा, e के बराबर, क्योंकि यहां पे वैल्यू पुट नहीं कर रखी है, दे नहीं रखी है, मैं लिखना भूल गया, दिया मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात याद रखना, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो, मैंने क्या कहा था, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो तो वो किसका काम करती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। मैंने कहा था अभी क्वेश्चन कराया, z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो किसका काम करेगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। अभी मैंने तुम्हारे सामने एक लाइन खींची है, ध्यान से देखो, मैंने जो ये लाइन खींची है,
ये जो मैंने लाइन खींची है, ये लाइन किसका काम करेगी? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो जो बी पॉइंट का पोटेंशियल और सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम, मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल सी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो हम ए और सी की बजाय ए और बी के बीच निकाल दें, दैट इज वी बी माइनस वी ए निकाल दें, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और गुणा में दूरी इन दोनों के बीच की कितनी है? 4 है, तो गुणा में कितना कर दो? 4 कर दो भाई, बस ये आ गया, 4 ई के बराबर आ गया। दूसरा, एट विच पॉइंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर एंड वाई। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगा, ये पूछ रहा है। मैंने क्या कहा था? पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में तेजी से घटेगा वही डायरेक्शन किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहां माइनस साइन था, याद हो तो। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा तेजी से वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कम और ए का ज्यादा, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा और बी का कम। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब ए का ज्यादा और बी का कम, इस प्रकार से। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके आगे देख लेते कोई क्वेश्चन है या नहीं। एक और क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विद डिस्टेंस। पता कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन फार्मूला 1/r², पता होगा ना, के क्यू डिवाइडेड बाय में r² इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। पोटेंशियल का फार्मूला दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय r, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r के। ग्राफ ड्रॉ कीजिए, इस डायरेक्शन में लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में ली r। देखिए अब बात समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो r² के साथ घट रहा है, घटने का ग्राफ, इनवर्सली का ग्राफ हाइपरबोलिक, इसका भी ग्राफ हाइपरबोलिक, इसका भी ग्राफ हाइपरबोलिक, पर डिफरेंस क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तेजी से घटेगा। देखिए कुछ इस तरह से, गलत हो गया भाई, थोड़ा सा तेजी से घटेगा, तेजी से घटेगा मतलब कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है। बट जो पोटेंशियल है वो तेजी से नहीं घट रहा है, क्योंकि r पावर 1 पे घट रहा है, ये r का स्क्वायर, मतलब अगर 2 पावर घटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 दूनी 4 घटेगा, और यहां 2 घटी तो 2 ही घटेगा, क्योंकि वो स्क्वायर में है ना, इसलिए ये कौन हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। अब पोटेंशियल का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, याद रखना भाई। ये ग्राफ किसका है? पोटेंशियल का, और ये ग्राफ किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्वेश्चन पेपर में आया हुआ प्रश्न, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से याद कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से घटता है, घटता गया तेजी से, इसलिए नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि r² है। पोटेंशियल कम तेजी से घटता है, सिंगल पावर, इसलिए यहां से क्या चला गया? आगे। तो इस ग्राफ को याद रखना, ये प्लस क्यू चार्ज के लिए है, माइनस क्यू के लिए बनाओगे तो नीचे वाले क्वाड्रेंट में सेम बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस प्रकार से, ठीक है भाई। तो आज के लिए ये लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। इतनी भरी पूरी गर्मी के अंदर सब आपके लिए चल रहा है। थैंक यू वेरी मच।